हवाला बाजार क्या है, एफएटीएफ क्या है, ब्लैक मनी क्या है, टैक्स हेवन कंट्रीज कौन कौन सी हैं और मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से करते हैं, ग्रे मार्केट लिस्ट क्या होती है, ब्लैक लिस्ट क्या होती है। तो हम इस वीडियो में ये सब जानने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग स्टेज, ब्लैक मनी क्या होता है और इस हवाला बाजार या हुंडी बाजार को बढ़ाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम बहुत तेजी से होता है। और इस मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए हैं, जैसे PLMA। और इसमें सबसे जो टफ आता है वो आता है FATF, जिसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट कर दिया गया है। अगर ब्लैक लिस्ट कर दिया तो पाकिस्तान अपने ही खुद गिड्ढे में गिर जाएगा। अब ये सारी चीजें बहुत ही कंफ्यूज कर जाती हैं। अब FATF क्या है, ब्लैक लिस्ट क्या है। अब सबसे पहले ब्लैक मनी किसे कहते हैं। ब्लैक मनी का मतलब काला धन, काले नोट नहीं, मतलब नोट तो ऐसे ही होते हैं, यही पैसा होता है, पर जिस पर टैक्स नहीं भरा जाता है उसे कहते हैं ब्लैक मनी। जनरली आप अगर हिंदुस्तान में हैं तो आपको 5 लाख से ऊपर टैक्स देना पड़ता है। अगर आप 5 लाख से कम कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स भरना ही नहीं है। GST की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। अब हम GST की बात करते हैं। 18% GST लगता है लगभग, और इनकम टैक्स ऑन एन एवरेज 30% मान लो। 18% GST और लगभग 2% बैंक वाले ले जाते हैं और उसके बाद 30% लगभग इनकम टैक्स मान लो। और ये जो आता है आंकड़ा वो 50% से ऊपर कहा जाता है, यानी जितना आप कमाते हैं उसका लगभग 50% तो आप सरकार को दे देते हैं। अब ये आंकड़ा बहुत ही गंदा लगता है कि आप जितना भी कमाते हैं उसका 50% आप डायरेक्ट सरकार को दे देते हैं। अब मान लो कोई आदमी 1 करोड़ कमा रहा है तो उसमें से 50 लाख जो है सरकार को दे देता है। अगर वो खुद किसी परेशानी में आ जाता है या उस पर किसी कमी हो जाती है या उसका कहीं पे घाटा हो जाता है तो सरकार उसकी कोई मदद नहीं करती है इस समय। अब ये हमें 50 लाख का जो अमाउंट है वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा अगर कोई 1 करोड़ कमा रहा है तो। अब जो हम थोड़ा सा इसके और बिगर लेवल पे ले जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा बड़े पैसा कमाते हैं, मान लो कोई 10 करोड़ रुपए कमाता है तो 5 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में दे देगा वो, यानी कि वो 5 करोड़ रुपए इतना भारी अमाउंट टैक्स के रूप में दे देता है। अब सरकार उसको किस तरह से खर्चा करेगी वो आपको मैटर नहीं करता है, चाहे वो घोटाला करे, चाहे वो किसी गवर्नमेंट फ्री में बांट दे या सब्सिडी दे दे या कहीं पे डेवलपमेंट में काम में ले या खुद के खर्चे के लिए काम में ले। यानी कि हमारा 50% पैसा इन नेताओं के पास रहता है और हम इसके लिए जागरूक भी नहीं है कि हमारे यहाँ का MLA कौन है या हमारे यहाँ का MP कौन है, या हम कई बार तो वोट डालने भी नहीं जाते हैं इस चक्कर में। और ये सब जो हमारा आधा पैसा है इसी के बेसिस पे पूरा देश चल रहा है। और अब जैसे कोरोना आया तो कोरोना का जो फ्री इलाज जो किया गया था वो भी इसी पैसे से किया गया था। उस समय जो कोई कहीं पे 2 रुपए चावल बिक रहा है, कहीं पे 1 रुपए किलो गेहूं बिक रहा है, या जो बांटा जा रहा है रसोइयों में गवर्नमेंट की कोई भी पैसा कहीं पे दिया जा रहा है तो वो सब इसी पैसे से आ रहा है। यानी जो हमारा आधा पैसा जो टैक्स के रूप में गया है वो उसी पैसे से ये सब चीजें चलती हैं। अब ये टैक्स डेवलपमेंट में काम में आता है, इसीलिए ये टैक्स जरूरी भी है। मान लो कोई 10 करोड़ कमाता है तो वो गलत ढंग से थोड़ी कमा रहा है, लेकिन फिर भी उसे 5 करोड़ रुपए उस टैक्स के रूप में उसे देना पड़ेगा। अगर मान लो उसने 10 करोड़ रुपए कहीं से भी बचा के और वो रख लिया और उसने टैक्स की चोरी कर ली और टैक्स उसने नहीं दिया उस चीज पे, तो वो 10 करोड़ रुपए पूरा टैक्स ब्लैक मनी कहलाता है। अब इस ब्लैक मनी को बचाने के लिए ही हवाला बाजार का सहारा लिया जाता है। अब हवाला बाजार में किस तरह से पैसे का अनियमित हेर फेर किया जाता है वो हम आपको बताते हैं। अब मान लो कोई आदमी कहीं बाहर काम कर रहा है किसी और देश में, अगर वो इंडिया में उस पैसे को भेज रहा है कहीं पे, अगर उसकी सैलरी 50,000 के आसपास है तो उसको कोई टैक्स वैक्स नहीं देना, ज्यादा नहीं देना है। अगर मान लो कोई 5 लाख इनकम से कम कमाता है तो उसको किस बात की चोरी करनी है और किस बात का उसे टैक्स देना है। हमारे यहाँ पे 5 लाख से कम इनकम पे टैक्स लगता ही नहीं है। अगर मान लो किसी का 20 लाख से कम टर्नओवर है तो उस पर GST है ही नहीं। 20 लाख से ऊपर जो है टर्नओवर है उनका तो उनको GST का जमीला है, और 5 लाख से ऊपर जो है उनको इनकम टैक्स का जमीला है। अगर वो किसी बाहर की कंट्री से और इंडिया में पैसा भेजता है मान लो 5 लाख रुपए, तो उसे चाहिए क्या है, पैन कार्ड चाहिए, उसको बैंक अकाउंट चाहिए, ट्रांजेक्शन हो जाता है तो उस पर बैंक की नजर रह जाती है। तो हमें है ना ID देना पड़ता है, टैक्स भी देना पड़ता है, और इसी टैक्स और ID को बचाने के लिए आता है हवाला। अब जो मनी लॉन्ड्रिंग जो किया जाता है तो पैसे को वहां से बिना टैक्स के और हमारी कंट्री में पहुंचाया जाता है। मान लो कोई 20 करोड़ रुपए बाहर से अदर कंट्री से कमा रहा है और उसको हमारे कंट्री में उसे भेजना है,
तो वो हवाला के थ्रू भेजता है। हवाला का मतलब होता है कि हवाला के एजेंट होते हैं, यानी अगर मान लो वो कम पैसा पहुंचा रहा है तो बैंक के पास उसकी डिटेल होती है, उसको ट्रांजेक्शन देना पड़ता है, उसको बहुत सारी डिटेल भरनी पड़ती है, उसके बाद उस पर टैक्स लगता है और उसके बाद वो इंडिया में आ सकता है। अगर कोई बड़ा पैसा पहुंचा रहा है तो वो हवाला के थ्रू पहुंचाता है और टैक्स की चोरी करता है, यानी वो गलत तरीके से नहीं कमा रहा है, वो गलत तरीके से भेज रहा है उस पैसे को वहां पे। तो होता क्या है कि मान लो हवाला बाजार में एक एजेंट होता है जो अदर उसी कंट्री में रहता है और दूसरा एजेंट होता है वो इंडिया में रहता है। ये दोनों हवाला के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। अगर किसी को वहां से टैक्स चोरी करके और उस पैसे को हवाला के थ्रू भेजना है तो वो टैक्स एजेंट वो वहां पर जो हवाला का आदमी है अदर कंट्री में उससे संपर्क करता है और वो उस पैसे को, मान लो 20 करोड़ रुपए है तो 20 करोड़ को वो उस पैसे को वहां पर उस एजेंट को दे देता है और वो एजेंट उसे एक पासवर्ड देता है और उस पासवर्ड का यूज करके वो दूसरी इंडिया में जैसे कोई और एजेंट है हवाला का, तो वो जिस पैसे को जिस आदमी को उसे भेजना है इंडिया में तो वो उस पासवर्ड को उस आदमी को बता देता है। हवाला वाला इंडिया में उस एजेंट जो है वो उससे संपर्क करता है और उस आदमी से, और उस आदमी को वो पासवर्ड लेता है और उस पैसे को वो वहां पर दे देता है। यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर जिस आदमी को भेजना था वो पैसा वो वहां पर उस आदमी को मिल चुका है, लेकिन जो पैसा जो जैसे 20 करोड़ रुपए था तो वो सऊदी वो वहीं पर है, वो उसी कंट्री में है, वो इंडिया में वो पैसा नहीं आया है। इन दोनों का ट्रांजैक्शन कैसे होता है एजेंटों का वो एक अलग मैटर है, वो बाद में करते हैं अपना। लेकिन हवाला वाला जो होता है वो बहुत ही कम ट्रांजैक्शन मनी लेता है इस चीज़ का, और इस तरह से इस चीज़ को हवाला बाजार कहते हैं। अब इस चीज़ को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। इन लोगों ने हवाला से तो पैसा उस व्यक्ति को भेज चुका है। अब जो एजेंटों के थ्रू किस तरह से पैसा ट्रांजैक्शन होता है, मान लो इंडिया में जो एजेंट है वो कई सारी कंपनियां खोल देगा जिनको बोलते हैं सेल कंपनीज। सेल का मतलब होता है जैसे कछुए वगैरह का, शंख का, या कोई भी ऐसी चीज जो बाहरी आवरण से उसे घिरी हुई हो तो उसे बोलते हैं सेल। तो सेल कंपनीज खोली जाती हैं। सेल कंपनीज होती है जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा दिया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज एजेंट जो है वहां पे खोल लेंगे। तो ऐसी कंपनीज में क्या होता है कि एक छोटा सा कहीं पे भी एक फैक्ट्री खोल देंगे जिनमें पैसा नहीं लगता हो और उसमें कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम कर देंगे जैसे वहां पे कोई, तो लोगों को लगे कि वहाँ पे कोई फैक्ट्री चल रही है या कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या वो प्रॉफिट में आ रही है कंपनी। तो पेपर वर्क में दिखा देंगे कि ये कंपनी है और इसका ये प्रॉफिट है और इसका ये रेवेन्यू है। तो अब क्या करेंगे, वो इस कंपनी में बाहर के हवाला एजेंट के थ्रू इसमें इन्वेस्ट करवाएंगे। तो यानी कि कंपनी को अच्छा करने के लिए बाहर से इन्वेस्ट कराया जाता है, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उस कंपनी में पैसा लगाने के लिए। तो मान लो उस जो एजेंट बाहर का एजेंट है, मान लो उसने किसी एक से ले लिया 20 करोड़ रुपए, किसी से 10 करोड़ रुपए, किसी से 5 करोड़ रुपए, किसी से 7 करोड़ रुपए, इस तरह से लेके और बहुत सारे पैसा इस पे इकट्ठा हो जाता है। जब इनके पास ये इकट्ठा हो जाता है, मान लो उसके पास 200 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया, तो फिर ये इस कंपनियों में, सेल कंपनियों में भेज देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। यानी कि वहां से वो सीधा पैसा जो है उस कंपनियों में चला गया है, जबकि वो कोई कंपनी नहीं है और कोई काम नहीं करती है। अब ये बता दिया जाएगा कि वो कंपनी बहुत ही अच्छी प्रॉफिट में है और ये कंपनी इस चीज़ को बनाती है, ये प्रोडक्ट बनाती है। अब बाद में ये दिखा दिया जाएगा कि प्रॉफिट कंपनी में कोई प्रॉफिट हुआ नहीं है, कंपनी लॉस में चल रही है और उसके खर्चे इतने सारे दिखा देंगे। और यानी कि वो जो बाहर से जो हवाला की जो एजेंट ने जिसको इन्वेस्ट किया था उस कंपनी में, तो यानी कि वो पूरा जो पैसा है वहाँ पे जीरो हो गया, वहाँ पे वो खर्च हो गया और वहाँ पे उस कंपनी में जो चलाने में वो खर्च हो गया। यानी कि वो कंपनी भी नहीं थी और उसने जो बाहर से इन्वेस्टर्स आए उसमें पैसा लगाने के बाद में वो प्रॉफिट में भी नहीं आई, तो जिससे उस पर ऊपर टैक्स भी नहीं लगा और जो वहाँ से उस एजेंट ने अपना पैसा इंडिया में भी ट्रांसफ़र कर दिया। अब ऐसी कंपनीज को हम कहते हैं सेल्स कंपनी। अब सेल कंपनी के थ्रू इंडिया में पैसा आ चुका है। अब एफडीआई पे तो कोई फॉरेन इन्वेस्टर पे कोई टैक्स नहीं लगता है, यानी कि वो पैसा जो है, क्योंकि पैसा वो बाहर से इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में आ रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जब प्रॉफिट आएगा तब उस पर टैक्स लगेगा, यानी वो वापस लेगा तब पैसा उस पर टैक्स लगेगा। यानी कि हवाला वाले को भी फायदा हो गया यहाँ से और यहाँ से पैसा भी पहुँच गया बिना टैक्स के। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग।
अब मनी लॉन्ड्रिंग करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, पर जिसमें सेल कंपनीज बना के जो पैसा भेजा जाता है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। अब कोई सेल कंपनी वाला होता है तो वो बहुत सारी कंपनी खोल देता है, किसी किसी के नाम पे खोल देता है, कोई गरीब के नाम पे खोल देता है, कोई फैमिली मेम्बर्स के नाम पे खोल देता है, तो पता नहीं चल पाता है। तो पता नहीं चलता है कि इसकी ओरिजिनल कंपनी कौन सी है और इसकी दूसरी कंपनी कौन सी है। अब इस सेल कंपनी बनाने में भी दिक्कत है। मान लो कोई भारत सरकार जो है वो पता कर चलाती है कि वो कौन उस कंट्री से कि आपकी कौन कौन आपने कितना पैसा हमारी कंट्रीज में भेजा है और कौन कौन सी कंपनियों में भेजा है, तो वो कंट्री उस इंडिया गवर्नमेंट को बता देगी। तो इस तरह से फिर कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर कोई कमाई का जिनमें कोई साधन नहीं था, तो उन्होंने फिर टैक्स हेवन बना दिया है। मतलब कि टैक्स चोरी करने वालों के लिए वो कंट्री जो है स्वर्ग बन चुकी है। जैसे मॉरिशियस है, काइमन आइलैंड है, तो जैसे स्विट्जरलैंड है फेमस। ये देश ये कहते हैं कि हम केवल उसी व्यक्ति को बताएंगे जहाँ पर जिस व्यक्ति ने उस पर पैसा भेजा है, अगर वो कहेगा तो बताएंगे, नहीं तो किसी को नहीं बताएंगे, चाहे वो कोई भी हो। तो ऐसे होता है कि जब कोई भी पैसा होता है तो वो पहले तो कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी वो पैसा स्विट्जरलैंड भेजा जाता है और फिर वो स्विट्जरलैंड के हवाला के थ्रू इंडिया में आता है। मान लो कोई हवाला के थ्रू 100 करोड़ रुपए इंडिया में भिजवाना चाहता है, तो फिर वो ये थोड़ी है कि वो डायरेक्ट इंडिया गवर्नमेंट को बताए और बैंक में ट्रांजैक्शन करे और 50 करोड़ रुपए एक इंडियन गवर्नमेंट को दे दे। तो वो हवाला के थ्रू भिजवाता है, जिससे मान लो 1% उसने ले लिया है, तो इसका मतलब है कि 1 करोड़ रुपए उसने लेके 99 करोड़ रुपए वो उस व्यक्ति को हवाला के थ्रू इंडिया में भेज सकता है। तो अब उस व्यक्ति को कितना करेगा कि मान लो उसने जो है 100 करोड़ रुपए इतनी लीगल तरीके से कमाया और उसने फिर 50 करोड़ रुपए इंडियन गवर्नमेंट को दे दिया और इंडिया गवर्नमेंट उसे कुछ भी कर रही है, मान लो उसे घोटाले में यूज कर रही है या फिर उसे डेवलपमेंट में यूज कर रही है, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो फिर अब इस 100 करोड़ रुपए को हम किस तरह से वो ले जाते हैं। एक सेल कंपनी हो गई, दूसरा ये होता है कि पानी के रास्ते यानी शिप्स में कहीं पे या एरोप्लेन में कहीं पे छुपा छुप हो गए, या फिर गोल्ड के रूप में कहीं पे गोल्ड ले जाना, किसी कीमती धातु को ले जाना, किसी कीमती सामान को वहाँ पे ले जाना और वहाँ पे जाके उसको बेच देना। तो और ऐसे 50 एक खाते खोल दिए, तो वहाँ से फिर वो क्या करेगा कि वहाँ से इंडिया से जो पैसा है वो कमा के और वहाँ से फिर पहले भेजेगा नेपाल, फिर भेजेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफ्रीका, अफ्रीका से तो ऐसे 3-4 कंट्रीज से होके डायरेक्ट फिर स्विट्जरलैंड में पहुँचा देगा। अब सरकार ये घोषती रहे कि भाई कहाँ से कौन से अकाउंट से और किस देश में भेजा गया है उस पैसे को। अब नेपाल में जाएगा वहाँ से, अब नेपाल में वहाँ से जाके कैश निकलवा देगा और वो वहाँ पे कैश निकलवा के और किसी दूसरे के अकाउंट से और किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा वहाँ से। अब मान लो वो 5 से पहुँच गया है अफगानिस्तान में, अब वो वहाँ से जो पैसा निकल गया है, मान लो कैश निकल चुका है, तो उसका लिंक टूट चुका है और इंडिया गवर्नमेंट के पास उसका कोई आगे फर्दर उसको पता नहीं है कि वो पैसा कहाँ गया है। बस उन्हें ये पता चलेगा कि इंडिया से जो है पैसा नेपाल में निकल चुका है। अब वो वहाँ से जो नेपाल से किसके खाते में गया है और कहाँ पे वो उस कैश को डालेगा और कौन से खातों में अफगानिस्तान में मान लो पहुँचता है, फिर वहाँ से अफ्रीका जाता है, तो फिर इस चीज़ के गवर्नमेंट के पास किसी का कुछ पता नहीं होता है। अब ऐसे करते करते वो लास्ट में पहुँचा देते हैं वहाँ पे स्विट्जरलैंड में। अब भारत तो खोजते खोजते परेशान है कि साला पहुँचा कहाँ ये पैसा, यानी कि उसे रास्ता नहीं मिल रहा है। अब स्विट्जरलैंड हुआ या मॉरिशस हुआ तो उनका ये धंधा होता है कि वहाँ पे जो है वो बताते ही नहीं है कि हमने कौन से अकाउंट में और किस को भेजा है ये पैसा, तो वो किसी गवर्नमेंट को भी नहीं बताएंगे। अब वो वहाँ से किसी सेल कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया है इंडिया में, वहाँ से अब साल भर या 2 साल में वो कंपनियाँ डूब जाती है और सीधे जो इन्वेस्ट जो किया था वो पूरा पैसा उन्हीं के पास में वापस आ जाता है। और इसे बोलते हैं 100 करोड़ रुपए से, और जो 50 करोड़ रुपए उसे टैक्स देना था वो टैक्स को बचा लेता है। मान लो उसमें से वो 10% उसको दे देगा वहाँ पे, यानी 10 करोड़ रुपए उसको दे दिए और 90 करोड़ रुपए उसने वहाँ पे ले लिए। और इससे क्या होता है कि वहाँ पे जैसे मॉरिशस या स्विट्जरलैंड उनको भी फ़ायदा मिल जाता है और जो व्यक्ति भेज रहा है और वो उसको भी फ़ायदा मिल जाता है और सरकार को वहाँ से चूना लग जाता है और सरकार के पास कोई पैसा नहीं जाता है और व्यक्ति के पास वो पैसा पहुँच जाता है, और जिसे हम कहते हैं ब्लैक मनी। और ये सारा जो प्रोसेस है उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। और मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू ही टेररिस्ट जो होते हैं वो फंडिंग करते हैं। अब
कोई भी कंपनी है वहाँ से वो सेल कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है, तो जिससे वो पैसे को गलत तरीके से यूज करते हैं। अब वो इंडिया में किस आतंकवादी को और किसको वो पैसा देता है, मान लो कैश ही दे देगा डायरेक्ट, तो गवर्नमेंट की उस पर पता भी नहीं चलेगा उस चीज़ को। इसीलिए इस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना बहुत ज़रूरी है। अब इस चीज़ को रोकने के लिए ये है कि ये जो देश हैं, जो 2 या 3 देश हैं, वो इस सख्त कानून बनाए इस चीज़ पे, लेकिन ये कोई सख्त कानून बनाते नहीं है। और आप इंडियन गवर्नमेंट जो है इस चीज़ पे कोई भी दबाव नहीं बना सकती है किसी देश पे। ऐसे ही कानून एक ब्रिटेन ने बना रखा है, जिसमें ब्रिटेन कहता है कि अगर कहीं से किसी भी वर्ल्ड से किसी अदर कंट्री से कोई भी अगर आदमी हमारे यहाँ पे आ जाता है तो हम उसे एज ए गेस्ट की तरह ट्रीट करेंगे और उसको यहाँ की आइडेंटिटी मिलेगी और उसका यहाँ पर एक अधिकार दिया जाएगा और वहाँ पर वो मेहमान भगवान बन जाता है। इकलौता है जो ऐसा लंदन में एक कानून है। और इसी तरह से हम इन्हें कंपनियों पे ले जाते हैं कि कंपनियों में जो फ्रॉड करके जो भागे हैं वो सभी ब्रिटेन में जाके, लंदन में जाके ही क्यों बसते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा कानून है जिसके तहत वो गेस्ट बन जाते हैं वहाँ के, तो वो वहाँ पे सीधे लंदन भागते हैं और वहाँ पे वो मेहमान बन जाते हैं। तो वहाँ पे कोई उस चीज को, उन पे अधिकार है और उनको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता वहाँ से। अब ब्रिटेन में वहाँ पे वो लीगल लड़ाई लड़ते हैं और अगर वहाँ पे वो पाए जाते हैं इस चीज पे, तो फिर वो ब्रिटेन वहाँ पे एक उनको फिर भेजने के लिए एक लीगल तरीके की प्रोसेस होती है और वहाँ पर फिर वो ब्रिटेन को वो लिखा जाता है कि यहाँ पर इन्होंने ये क्राइम, बहुत ही बड़ा क्राइम करके वहाँ से अगर वो भागे हैं और ब्रिटेन की सरकार को लगता है कि वो वहाँ पर उनको भेजना चाहिए, तो फिर उसके बाद वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट वहाँ से वो डिसीजन लेती है। तो ये जानबूझ के ऐसा, ये जो देश हैं वो ऐसा कानून बनाते हैं जिससे कि उनकी कंट्रीज को जो है वो फायदा मिल सके, तो बड़े बड़े जो आदमी हैं उनके पास आए और वहाँ पे खर्च करें और जिससे वो वहाँ पे कमाते हैं। और जब ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है एक बहुत ही बड़ा समस्या बन गई सारे देशों के लिए, क्योंकि जब इनका जो टेररिस्ट जो फंडिंग होने लगी तो ये बहुत ही बड़ी समस्या बन जाती है। तो यहाँ पर पाकिस्तान का रोल आ जाता है कि जब पाकिस्तान जब इस चीज़ को जो है टेरर फंडिंग के लिए करने लग गया और इस चीज़ को अगेंस्ट में भारत ने भी एक कानून बनाया है। 2002 में एक कानून बनाया जो कि PMLA है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और इस कानून के तहत अगर आप पकड़े जाते हो मनी लॉन्ड्रिंग में तो आपको 3 साल की कैद और जेल भी हो सकती है और आप पर जुर्माना भी लग सकता है। अब इससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे स्विट्जरलैंड या मॉरिशियस से कायम को चले जाते हैं, तो वहाँ से उस पैसे को भिजवाते हैं, तो फिर इन पे पता नहीं चल पाता है कि किस पैसे को कहाँ से भिजवाया है। तो इसलिए ये 1989 में एक और एक्ट बनाया गया जिसका नाम रखा गया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF। अब ये क्या करता है कि पूरे वर्ल्ड पे नजर रखता है कि किस देश से कहाँ से कौन सा पैसा भेजा जा रहा है और कौन से देश से आ रहा है कहाँ पे पैसा। तो वो खाली ये देखता है कि कौन सा देश कहाँ पर पैसा भेज रहा है और हमारे इंडिया में कहाँ से पैसा भेजा जा रहा है। और अगर मान लो कोई देश पकड़ा जाता है कि ये यहाँ से ज्यादा पैसा आ रहा है तो वहां से उस देश को वार्निंग भेजी जाती है। तो इस चीज को फिर देखा जाता है कि इस कंट्री से और उस कंट्रीज में अगर वो पैसा जा रहा है और वहाँ की GDP डूब रही है वहाँ पे, और फिर भी वहाँ पे इन्वेस्ट किया जा रहा है और वहाँ पे टेररिस्ट जो है वो एक्टिव ज्यादा हो रहे हैं, यानी टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ गई है, तो फिर उस देश को जो है वहाँ पर वार्निंग दी जाती है। तो फिर उस देश को कहा जाता है कि तुम इस चीज को कंट्रोल करो। अगर वो किसी देश को ये वार्निंग दे देता है FATF, तो वो इस देश जो है उनकी लिस्ट में शामिल हो जाता है और उसे बोलते हैं ग्रे लिस्ट। तो फिर अगर वो कोई भी देश ग्रे लिस्ट में शामिल हो जाता है तो वहाँ पर कोई भी अच्छा बिजनेसमैन हो या कोई अच्छा व्यापारी हो या कोई सही काम कर रहा हो तो उस देश से फंडिंग और उस देश में जो है बिजनेस करने के लिए नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पर उनको परेशानी हो सकती है। और FATF की नज़र में वो देश एक हिट लिस्ट में आ जाता है और उनको लोन लेने में भी परेशानी आती है। वर्ल्ड बैंक उसे लोन देने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी करता है। अब अफ्रीकन देश इसमें बहुत सारे आ जाते हैं जैसे कि घाना, इथोपिया और पाकिस्तान भी इसी में शामिल है। और पाकिस्तान जो है टेरर फंडिंग करता है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू वो पाकिस्तान टेरर फंडिंग करता है। अब पाकिस्तान से पैसा बाहर जाता है और फिर वहाँ से किसी और देश में पहुँचता है और वहाँ से इंडिया में आ जाता है हवाला के थ्रू। अब इस सब पर नजर रखने के लिए FATF है। अब भारत ने ये जो इसको FATF को सबूत दे दिया कि ये यहाँ से पैसा भेजा गया है और फिर FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया। अब क्या होता है कि
जैसे पाकिस्तान में कोई विदेशी इन्वेस्टर्स नहीं आते और इसलिए वहाँ पे उनकी जीडीपी भी खराब होने लगती है और वहाँ पे महंगाई बढ़ने लगती है और वहाँ का अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगती है। और अगर उसके ग्रे लिस्ट में जाने के बाद भी एफएटीएफ की नज़र उस पर रहती है, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ पर अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग की जा रही है तो फिर उसे उसके बाद में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। तो जब ये ब्लैक लिस्ट में डाल दिए जाते हैं तो उसके बाद कोई भी देश इनसे व्यापार नहीं कर सकता है, ये एक रोक लगा दी जाती है। तो भारत इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहा है कि इस पाकिस्तान को यहाँ से ग्रे लिस्ट से उठाकर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। अब जब ये एफएटीएफ जो है इस चीज़ पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर देगी तो उसके बाद इससे कोई भी व्यापार नहीं कर पाएगा, इसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। अब पहले से ही यहाँ पर ग्रे लिस्ट में आने के बाद में पिछले 3 सालों में वहाँ की अर्थव्यवस्था पहले ही बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। तो फिर उनको कोई भी लोन नहीं देगा, आईएमएफ नहीं देगा, वर्ल्ड बैंक भी नहीं देगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स जो है वो कोई भी कंट्रीज जो है उसको लोन देने से बहुत ही ज़्यादा सोचेगी। और जब उस कंट्री को कोई भी लोन नहीं देगा तो वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और बड़ा इन्वेस्टर वहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। अब जब वहाँ पे बाहर का एफडीआई नहीं आएगी और वहाँ पे बाहर से कोई इन्वेस्टर ही नहीं आएगा तो वहाँ पे पैसा भी नहीं आएगा, तो वहाँ पे कोई कारखाना भी नहीं खुलेगा और तो वहाँ पे रोजगार भी नहीं मिलेगा और वहाँ पे उसकी अर्थव्यवस्था है, वहाँ की जीडीपी है वो नीचे गिर जाएगी और वहाँ का जो मार्केट है वो नीचे गिर जाएगा और वहाँ पे उस देश को जो है बर्बाद होना फिक्स हो जाता है। अब जैसे ही यहाँ पर अगर ये पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में आ जाता है तो फिर इसके बाद इसका बर्बाद होना तय है। अब इंडिया का इसी पर फोकस है कि यहाँ पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालकर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। तो यहाँ पे अगर मान लो ये ब्लैक लिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हालत बिगड़ने वाली है। उसके बाद इस पाकिस्तान को ये समझ में आएगा कि अगर जिसने वो टेरर को जहाँ पे जिस चीज़ को वो पनाह दे रहा था अपने देशों में तो उस चीज़ ने उस देश को ही वहाँ पे बर्बाद कर दिया है। तो अब ये मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए टेरर फंडिंग कर रहे हैं। अब वहाँ पे एफएटीएफ की जब मीटिंग हो रही थी तो वहाँ पे पाकिस्तान ने ये कहा कि भारत को ही यहाँ से एफएटीएफ की जो काउंसिल है उससे मेंबर है, उसमें जो मेंबर है उससे बाहर हटा दिया जाना चाहिए। मतलब क्या कुछ बात आपको समझ में आई? मतलब खुद चोरी कर रहा है, खुद टेरर फंडिंग कर रहा है और वो दूसरा जो उनको सबूत दे रहा है उनको ही हटाने की बात कर रहा है। तो इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। मैं आपको ये सारी टर्म अच्छे से समझ में आ गई होंगी।